हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर, बहुत ही शॉर्ट में इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चीकू और मोटूलाल की कहानी। अरे मोटूलाल यार, मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? चीकू, तुम रो क्यों रहे हो, और वो भी इतनी जोर जोर से? आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। यार मैं क्या बताऊं, एक तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर इतना बड़ा है और हिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं क्या करूं, कैसे पास होऊंगा मैं? मोटूलाल, तुम तो हमेशा फर्स्ट आते हो, क्या राज है तुम्हारे फर्स्ट आने का? जरा मेरी भी मदद कर दो। चीकू, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। फ्रेंच लोगों के नाम पे सिर्फ मैंने फ्रेंच फ्राइज खाई थी। मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई थी इस चैप्टर को समझने में, लेकिन जब मैंने मन्नू भैया से ये चैप्टर पढ़ा तब अच्छे से समझ में आया। चलो दोनों मिलकर देखते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आखिर रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और फ्रेंच लोगों ने ऐसा क्या रिवॉल्यूशन करा जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। तो फ्रेंच लोगों ने इतना बड़ा बदलाव करा जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन होता है 1789 के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स इनिशिएट होते हैं। जितने भी मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने अपर क्लास लोग, मतलब जो पैसे वाले अमीर लोग होते हैं, उनको हिला डाला। अब इस हिला डाला से मतलब क्या था? क्या उनको पकड़ा और हिला दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि उनका दिमाग खराब कर दिया। वो सोचने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, मिडिल क्लास लोग इतने पावरफुल कैसे हो गए। जितने भी लोग थे उन सब ने रेबेल कर दिया था अगेंस्ट द क्रूल गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों था कि वो लोग रेबेल बन गए थे? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट थी ये मोनेकी गवर्नमेंट थी। इसको ये जो वर्ड है मोनेकी, इसका मतलब क्या है? और इसको कुछ लोग मोनार्की भी बोलते हैं, तो इसकी एग्जैक्टली सही प्रोनाउंसिएशन होती है मोनेकी। इसका मतलब ये होता है, ये समझ लो हमारा इंडिया है। इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, ठीक है। मोनेकी गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि एक ही प्राइम मिनिस्टर या फिर एक ही राजा बहुत सालों तक राज करता रहता है। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता अपना लीडर चूज करने का। तो यहां पर फ्रांस के अंदर ऐसा हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि गवर्नमेंट देखो क्रूल थी। उसको पता था कि मुझे ही राज करना है, तो वो लोगों की बात सुनती ही नहीं थी। गवर्नमेंट सिर्फ अपने मन की ही चीजें करती थी। इसी की वजह से रिवॉल्यूशन हुआ और लोगों को फ्रीडम का आइडिया आया। लोगों ने बोला कि हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी इक्वालिटी चाहिए और लिबर्टी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों ने कैसे फाइट करी? द रिवॉल्यूशन बिगेन ऑन 14 जुलाई 1789 विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल। तो यहां पर लोगों ने घेरना शुरू करा। जो पूरा का पूरा फोर्ट्रेस प्रिजन था उसको एक तरीके से घेर लिया था लोगों ने 14 जुलाई 1789 को। द बेस्टाइल द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाय ऑल। तो यहां पर हर कोई हेट करता था इसको, द बेस्टाइल द फोर्ट्रेस प्रिजन, इसको, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि ये एक तरीके से ये दर्शाता था कि कैसे किंग के पास सबसे ज्यादा पावर है, कितना पावरफुल है किंग, और वो कुछ भी कर सकता है, उसको किसी से परमिशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके इस फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया गया। डिमोलिश करने का मतलब इसको तोड़ दिया गया। अब क्या कॉजेस थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? सबसे पहले हम देखने वाले हैं सोशल कॉज को। तो शुरू करते हैं हमारा सोशल कॉज का टॉपिक। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो बहुत जगह हम लोग इस वर्ड को, ओल्ड रिजीम को यूज करने वाले हैं। इसका सिंपल मतलब ये है, आपको पता चल जाना चाहिए कि हम लोग कब की बात कर रहे हैं, बिफोर द रिवॉल्यूशन, 1789 के पहले की बातें कर रहे हैं जब भी हम लोग ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। तो सोसाइटी को 3 चीजों के अंदर डिवाइड करा हुआ था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट वॉज क्लेर्गी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन चर्च मैटर। तो जो पहले लोग थे वो किस टाइप के लोग हुआ करते थे? वो लोग जो कि क्या करते थे, चर्च के जितने भी मैटर होते थे, मामले होते थे, उन्हें संभालते थे। सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन।
तो यहाँ पर वो लोग जिनकी सरकार के अंदर या फिर जिनकी अच्छी खासी जॉब थी, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट थी, जैसे हमारे इंडिया के अंदर आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोग उन्हें मानते हैं बहुत ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में। IAS ऑफिसर्स के लिए हम लोग वो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी नोबिलिटी, पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों को काफ़ी अलग माना जाता था नॉर्मल लोगों से। थर्ड स्टेट था जो कि बिग बिजनेसमैन हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, कोर्ट ऑफिशियल होते थे, लॉयर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, आर्टिशियंस होते थे, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। तो ये जो थर्ड वाले के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि थर्ड वाली कैटेगरी एक अलग थी। तो इससे आपको पता चला कैसे लोगों को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा हुआ था और किस तरीके से लोगों को जज करते थे। फर्स्ट 2 क्लासेस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। तो देखो जो फर्स्ट 2 क्लासेस थे उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। आप देख रहे हो कितनी ज्यादा बड़ा भेदभाव हो रहा है, टैक्स नहीं लिया जा रहा है फर्स्ट 2 क्लासेस से। आखिर उनसे क्यों नहीं लिया जा रहा है टैक्स, अभी हम आगे देखेंगे। दे इंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ। नोबिलिटी क्लासेस ऑल्सो इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो यहाँ पर जितने भी ये लोग थे इन्हें ये बाय बर्थ ही प्रिविलेज मिलता था। देख रहे हो आप कितना ज़्यादा एडवांटेज है फर्स्ट वाले लोगों को और सेकंड वाले लोगों को कि इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा। मान लो ये जो थर्ड वाला पर्सन है, अगर इसने 100 रुपये कमाए तो उसमें से 20 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और ये जो ऊपर वाले लोग हैं इन्होंने 100 रुपये कमाए तो वो पूरे के पूरे इनकी पॉकेट में जा रहे हैं, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ रहा। तो काफ़ी गलत चीज़ थी ये, नॉर्मल लोगों के साथ ये चीज़ गलत हो रही थी। ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो आप देख सकते हो कि जो बेचारे थर्ड वाले लोग थे उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा था, उनसे टैक्स भरवा रही थी गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसे हम लोग क्या बोलते थे, टाइल, TAILLE। एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर चार्ज ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट्स और टैबेको। तो यहाँ पर एक तो देखो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, हमारे देश के अंदर भी इनकम टैक्स होता है। जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए कमाए हैं साल में तो कोई आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर यहीं पे आपने 5 लाख रुपए कमाए तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं इनडायरेक्ट। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आपने जाकर कोई चीज खरीदी। अरे भैया इसके बारे में मैं बताता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जब हम दुकान पर जाते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, तो उसके पीछे हम सब ने लिखा हुआ देखा होता है। क्या लिखा होता है कि इसमें से 2 रुपीज GST है या फिर इसमें से 2 रुपीज टैक्स के हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो टैक्स है हमसे इनडायरेक्टली लिया जा रहा है। और डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जैसे मान लो मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ, अरे वाह अगर कमाता तो मजे ही आ जाते, तो उसमें से टैक्स तो मैं गवर्नमेंट को दूंगा ही, लेकिन अगर मैं कोई सामान खरीदूंगा तब भी इनडायरेक्टली मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट मुझसे 2 बार टैक्स ले रही है। हाय राम। मोटू लाल ने बिल्कुल सही समझाया। अब एक और टैक्स था जिसे हम लोग बोलते थे टीथी करके ये टैक्स था। ठीक है, ये कलेक्ट करता था चर्च, इनसे पीजेंट से। तो मतलब अब देखो यहाँ पर चर्च अलग से टैक्स और ले रहा था, गवर्नमेंट तो ले ही रहा था लेकिन ये चर्च भी टैक्स ले रहा था। क्लेर्गी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये जो क्लेर्गी हमने देखा ना, फर्स्ट वाले लोग और जो सेकंड वाले लोग थे, देखो फर्स्ट वाले लोग और सेकंड वाले लोग ये पॉपुलेशन के सिर्फ 10% थे, मतलब बहुत कम लोग थे ये, लेकिन फिर भी इनके पास 60% लैंड थे। सोचो इतनी ज्यादा जमीन थी क्योंकि इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। और जो बेचारे थर्ड वाले लोग थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन थे, मतलब इतने ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ 40% ऑफ द लैंड ही था, मतलब इतनी कम जमीन थी जबकि ये क्वांटिटी ज्यादा थी। अब हमें पता चला कि ये एक तो पहला कॉज तो यही था कि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था। इसकी वजह से और लोगों को गुस्सा आया और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। सोशल कॉज के बारे में पता चला। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेस। सब्सटेंस क्राइसिस। The population of the France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789। तो यहाँ पर फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से खाने पीने की डिमांड भी बढ़ गई थी।
अब लोग ज़्यादा होंगे तो सबको खाने के लिए भी चाहिए, तो डिमांड इंक्रीज हो गई। लेकिन जो प्रोडक्शन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी जितनी डिमांड। इसका मतलब क्या था? सिंपल सी बात ये है कि जितना खाना चाहिए था उतना खाना फ्रांस के अंदर नहीं बन पा रहा था, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे फूड ग्रेन्स को फ्रांस के लोग। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से चीज़ों का दाम बढ़ गया। मतलब ये समझो कि जैसे अगर एक चिप्स का पैकेट है और उसके लिए 10 लोग हैं लाइन में कि हमें वो चिप्स का पैकेट खरीदना है, तो जो शॉपकीपर है वो उस चीज़ का एडवांटेज उठाएगा और वो जो चिप्स का पैकेट 20 रुपीज़ का होगा उसे बोल देगा कि मैं तो 25 का दूंगा, जिसको लेना है ले लो। इसकी वजह से ही जैसे फ्रांस के लोग थे उन्हें भी यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। जो फूड ग्रेन्स थे वो बहुत कम क्वांटिटी में थे, तो जो शॉपकीपर हुआ करते थे या फिर जो सेलर हुआ करते थे वो ज़्यादा महंगा बेचते थे उन सब चीज़ों को। मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबर्स इन द वर्कशॉप एंड दे डिडंट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। लेकिन यहाँ पर देखो एक और प्रॉब्लम हो रही थी। अब जो लोग बेचारे काम कर रहे थे ना उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी। चीज़ें तो महंगी होती जा रही थी लेकिन लोगों की सैलरी उतनी की उतनी ही थी। मान लो कोई एक चिप्स का पैकेट था, जैसे हमने अभी बात करी, वो 20 रुपीज़ का था, अब वो 25 का हो गया है, लेकिन जिसकी सैलरी पहले 10,000 थी वो अभी भी 10,000 है। तो उसका बेचारे की सैलरी सेम रह रही थी लेकिन चीज़ें महंगी होती जा रही थी। इसकी वजह से जितने भी लोग थे उनकी सिचुएशन, जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, थोड़े गरीब या फिर मिडिल क्लास लोग थे, उनकी सिचुएशन खराब होती जा रही थी। Whenever drought और hail reduce the harvest। अब ये भी देखने को मिलता था कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती थी जब कोई ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाता था या फिर तूफान आ जाता था, हेल स्ट्रॉम आ जाता था, उससे और ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती थी। दिस लेड टू द स्कैरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और सब्सटेंस क्राइसिस विच स्टार्टेड अकरिंग फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग ओल्ड रिजीम। अब ये जो ओल्ड रिजीम थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वाले टाइम की बात है, तब क्या हुआ था कि फूड ग्रेन्स जो हुआ करते थे वो सब कम हो रहे थे और भी खाने पीने की चीज़ें कम हो रही थी। ये बार बार ऐसा होते ही जा रहा था, लोगों को खाना कम मिलता ही जा रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी, चीज़ों का दाम बढ़ गया था, और अगर गलती से ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाता था या फिर हेल स्टॉर्म आ जाता था तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। अब बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस जिसकी वजह से ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। पॉलिटिकल कॉज मतलब कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से, पॉलिटिकल रीजंस जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। मतलब गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही थी। लुई 16 जब पावर के अंदर आए, मतलब जब ये भाई साहब राजा बने, तब इन्हें देखने को मिला कि 1774 के अंदर ये पावर के अंदर आए और जो इनकी ट्रेजरी थी वो बिल्कुल एम्प्टी थी, मतलब इनका खजाना खाली था। नाम के राजा वैसे ठंटन गोपाला। अब ये जो ठंटन गोपाल राजा थे, इनको पता चला कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सालों से फ्रांस जंग लड़ता आ रहा था, बहुत टाइम से जंग लड़ रहा था, तो आसपास का जो भी पैसा वगैरह था, जो भी खजाना था, टैक्स था, वो सब खत्म हो गया था। ठंटन गोपाला हो गए थे ये राजा। तो जो लुई 16 थे उनको पता चलता है कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज हैं जिनको फ्रीडम यानी कि इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है फ्रांस ने एक कॉमन एनिमी ब्रिटेन से, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा पैसा देखा गया है कि वेस्ट हुआ है या चले गया है। डेट मतलब कि उनका खर्चा हो गया है और अब वो क्या करें इस खर्चे को लेकर, कैसे पैसा कमाएं। तो यहाँ पर मोर देन $1 billion लेवरेज टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी बीन रिजन टू मोर देन $2 billion लेवरेज। तो लगभग 2 बिलियन तक ये डेट पहुंच गया था। लेवरेज एक तरीके की आप करेंसी समझ। एन एक्सट्रावेगेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेसेस ऑफ वर्सिला ऑल्सो लॉस्ट कॉस्ट अ लॉट। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रही थी कि जो राजा साहब थे उनका पूरा महल वगैरह था वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझ लो कि राजा तो थे तो इनको महल भी चाहिए बहुत सुंदर सा प्यारा सा, पैसे वैसे हैं नहीं लेकिन फिर भी टौर तो दिखानी है। तो इतना अच्छा महल था, इतनी सारी चीज़ें अच्छी थी जिनके लिए बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था पैसा। To meet its regular expense such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase tax। अब इसकी वजह से देखो क्या प्रॉब्लम हुई। गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं था, अब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेकर आए? गवर्नमेंट को पैसा मिलता है आम पब्लिक के टैक्स से। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पैसा नहीं है, बढ़ा दो लोगों का टैक्स। अब यहाँ पर
पैसा ये खर्च कहाँ पर हो रहा था? एक तो आर्मी को मेंटेन करने में, कोर्ट्स को रन करने में, गवर्नमेंट ऑफिसेज को रन करने में, यूनिवर्सिटीज़ को रन करने में। तो गवर्नमेंट ने सिंपली क्या करा, बोला कि भैया इधर इधर देखो पैसे का खर्चा है, लोगों को समझाया और अपना टैक्स बढ़ा दिया। पहले से ही जो लोग इतना कम कमा रहे थे और चीज़ों का दाम बढ़ चुका था, अब उनको और एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं करी थी। ग्रोइंग मिडिल क्लास 18th सेंचुरी ने विटनेस करा कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स को जिनको हम लोग मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। अब ये मिडिल क्लास ग्रुप थे, आखिर ये थे क्या और ये मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुए? तो ये वो लोग थे जो पैसा कमाते थे वेल्थ थ्रू ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो फ्रांस के अंदर कोई चीज़ किसी ने बनाई, एक वास बनाया या किसी ने पेंटिंग बनाई बहुत अच्छी सी और उसको बाहर बेच दिया। अब जब उसने इस पेंटिंग को बेचा तो उसने ज़रूर पैसे कमाए होंगे, तो ये क्या हो गया हमारा ओवरसीज ट्रेड। अब ये क्या एक तरीके का गुड था, गुड्स मतलब एक सामान था, तो इस तरीके से भी पैसा कमाते थे लोग। और दूसरा प्रोफेशन की हेल्प से भी पैसा कमाते थे। प्रोफेशन की हेल्प से कैसे कमाते होंगे? जैसे कि फ्रांस का आप ये समझ लो कोई बहुत अच्छा शेफ़ है, अब वो फ्रांस के अंदर कुक कर रहा है तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो कहीं और जाएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि भाई ये तो फ्रांस का शेफ़ है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसको बहुत मज़ेदार टेस्टी खाना बनाएगा। तो उन भाई साहब को वहाँ पर बाहर बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, तो प्रोफेशन के थ्रू भी वो कमाएगा। अब जो इस क्लास के लोग थे, मतलब मिडिल क्लास के लोग थे, ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे और ये चीज़ बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप नहीं होना चाहिए सोसाइटी के अंदर जिसे स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट मिले क्योंकि वो एक स्पेशल जगह पर पैदा हुआ है। मान लो अगर कोई पैदा हुआ है, जैसा हमने अभी ऊपर देखा था ना कि अगर कोई अच्छे खानदान में, वो चर्च वाले जो लोग होते थे उनके खानदान में पैदा हो गया तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा जिंदगी भर। तो इस टाइप से जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो नहीं मिलने चाहिए किसी को भी जस्ट बिकॉज वो कहीं एक स्पेशल जगह पर पैदा हुआ है। नेक्स्ट, अब ये जो बेचारे मिडिल क्लास लोग थे ये इंस्पायर थे बाय द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस फिलोसफर्स। अब ये फिलोसफर्स क्या हैं क्या नहीं है इनके बारे में अभी जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। एंड बिकेम अ मैटर ऑफ टॉक इंटेंसिवली फॉर दीज क्लासेस इन सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब देखो जो फिलोसफर्स थे, फिलोसफर्स आप एक समझ सकते हो जैसे कि कबीरदास, हम कबीरदास जी के बारे में सुनते हैं अपने इंडिया के अंदर। स्वामी विवेकानंद फिलोसफर बोल सकते हैं, उन्हें ग्रेट टीचर बोल सकते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, कुछ चीज़ सिखाते हैं। तो इस तरीके के जो फिलोसफर थे इनकी बातें लोग सैलून्स के अंदर, मतलब जहाँ पर बाल कटाते थे वहाँ पर, जहाँ पर कॉफ़ी पीते थे वहाँ पर, और जहाँ पर भी लोग मतलब मिलते जुलते थे वहाँ पर इनकी बातें फैलने लगी फिलोसफर्स की, जिनका मतलब बेसिक आइडिया यही था, फ्रीडम को लेके वो लोगों को बताना चाहते थे और ये जो ग्रुप वाला सिस्टम था इसे खत्म करना चाहते थे। साथ ही में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर क्या रोल प्ले करा यार? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रांस के ऊपर क्या फर्क पड़ा? भैया मुझे लगता है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ऐसा जिससे फ्रांस के लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा या गुस्सा आई होगी। जैसे मेरे स्कूल में अगर मेरा दोस्त ज्यादा नंबर ले आता है तो मेरी मम्मी बड़ा लेक्चर देती हैं उसका नाम ले लेके। ऐसे ही जरूर अमेरिका ने अच्छा करा होगा, तभी फ्रांस के लोगों ने लेक्चर देना शुरू करा होगा वहां की गवर्नमेंट को कि भाई तुम भी अमेरिका जैसे बनो। वाह मोटूलाल, तुम तो बहुत समझदार निकले यार, मानना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे अमेरिका से। उन्हें लग रहा था भाई अमेरिका के अंदर तो बहुत सही सिस्टम है, लोगों को इक्वली ट्रीट करा जा रहा है, कोई कहीं पर भी बॉर्न हो तो उसे स्पेशल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, सब लोग एक जैसे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गए। मतलब ये वही जो आपकी मतलब फ्रेंड या फिर फ्रेंड स्कूल के अंदर अगर अच्छे मार्क्स ले आता है तो आप पे डांट पड़ती है, ऐसा ही कुछ फ्रांस के साथ हो रहा था कि भाई अमेरिका के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें हो रही थी तो फ्रांस के जो लोग थे वो भी गवर्नमेंट को डांट रहे थे कि भाई तुम भी ऐसा ही काम करो ना जैसे अमेरिका कर रहा है, तुम क्यों अलग चल रहे हो। तो अब आते हैं फिलोसफर्स, और फिलोसफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था रिवॉल्यूशन के अंदर। ये जो पूरा रिवॉल्यूशन था इसके बारे में फिलोसफर्स ने करा क्या? फिलोसफर्स क्या कर रहे थे बेचारे? लिख रहे थे। लिखकर कोई कैसे रिवॉल्यूशन ला सकता है? सिंपल सी बात थी कि ये जो फिलोसफर्स थे ये लोगों को बता रहे थे, एजुकेट कर रहे थे, समझा रहे थे कि भाई जो फ्रांस के अंदर चीज़ें हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा गलत है।
तो इनमें से एक फिलोसोफर थे जिनका नाम है जॉन लॉक, जिन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो ट्रीटीज वर्ड है दिस इज अबाउट मतलब पैसे के रिलेटेड ये बात थी। तो इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से दो तरीके हैं गवर्नमेंट जिससे पैसे को डील कर रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो डॉक्ट्राइन था, क्रिटिसाइज करा डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, मतलब जो गवर्नमेंट ने कह दिया, फ्रांस के अंदर ये था कि जो हमने कह दिया हम सही हैं, तुम सब लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट तो गलत हो ही नहीं सकती। इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज करा, बोला कि भाई गवर्नमेंट भी गलत हो सकती है और गवर्नमेंट को लोगों की बात सुननी चाहिए। फिर आते हैं हमारे जीन जैकस रोजियू। अरे भाई बड़ा ही अजीब सा नाम है। तो इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन विच ही प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने क्या करा, प्रपोज करा कि एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स क्या थे, मतलब जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप अगर वोट देते हो आपके यहाँ पर, तो जो आपके यहाँ का MLA MP वो क्या हो गया, आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको वोट दे के लोगों ने नेता वगैरह बनाया था, लोगों के बीच में और उस रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो हमारी बात मानेगा। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू। अरे भाई ये इतने अजीब से नाम है भाई, हमारे स्कूल में अगर टीचर्स अटेंडेंस ले तो कैसे लेंगे इन बच्चों की, तो बड़े ही अजीब से नाम है इन फिलोसफर्स के। तो यहाँ पर नाम है इनकी बुक था द स्पिरिट ऑफ द लॉस। इस बुक के अंदर इन्होंने प्रपोज करा एक डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो इन्होंने क्या करा कि भैया पावर को क्या कर दिया, थोड़ा सा डिवाइड करने का आइडिया दिया कि हम लोग क्या करें, पावर को डिवाइड कर दे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो इस चीज़ को इन्होंने प्रपोज। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, इस ज्वाइन के बटन पर ज़रूर क्लिक करो, चैनल के मेंबर ज़रूर बनो, जिससे कि आप हमें सपोर्ट कर सको आगे और ऐसे ही वीडियोस लाने के। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम आगे और ऐसी वीडियोस बना पाए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन। तो लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल्स टू पास हिज प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन 5 मई 1789। तो जो हमारे लुई 16 थे उन भाई साहब ने क्या करा, अनाउंसमेंट कर दी, बुलाया लोगों को कि अब ये जो प्रपोजल है टैक्स को इंक्रीज करने का, इसको स्टार्ट करा। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 representative each who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members only, while peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. तो यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है कि जब ये टैक्स वाली चीज़ की बात हुई ना, तो सब लोगों को बुलाया। तो जो फर्स्ट स्टेट था वो भी आया, तब जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, सेकंड कैटेगरी वाले भी आए, लेकिन जो बेचारे थर्ड कैटेगरी वाले लोग थे ना, उनको बैठने की भी जगह नहीं दी। साथ ही में थर्ड कैटेगरी के जो लोग थे उनमें से कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही एंट्री मिली, जैसे कि वुमेन, पीजेंट्स, आर्टिशियंस हो गए। इन सबको बोल दिया कि भैया तुम अलाउड नहीं हो क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। तो यहाँ पर ये बहुत गलत चीज़ हो रही थी, जबकि सबको राइट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote, and same practice to continued this time. But member of the third state demanded individual voting right, where each member would have one vote. तो यहाँ पर वोटिंग का जो सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा फ्लॉड था, गलत था वोटिंग का सिस्टम। तो इसी चीज़ को लेकर जो हमारी थर्ड कैटेगरी वाले लोग थे, जो हमारे मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने डिमांड करा कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो हर एक मेंबर को मिलनी चाहिए और हर एक का वोट काउंट होना चाहिए। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस प्रपोजल बाय द किंग, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। अब क्या होता है, जो किंग होता है वो बोल देता है भाई तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया यार, तुम्हारी बात पे लानत है, आथू। तो ऐसे किंग ने बोल के उन लोगों को चुप कर दिया जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे।
तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और असेंबली से गुस्से में चले गए, बोलते हाँ भाई ठीक है हम तो जा रहे हैं। On 20th June, the representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versilla, where they declared themselves a national assembly and vote to draft a constitution for France that would limit the power of the monarch. तो 20 जून को क्या होता है, जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कुछ लोग थे थर्ड स्टेट के, मतलब जो थर्ड वाली कैटेगरी के लोग थे, ये वही मिडिल क्लास लोग, वो लोग एक हॉल के अंदर असेंबल होते हैं जो कि एक इंडोर टेनिस कोर्ट होता है वर्सीला के ग्राउंड का। वहां पर वो लोग डिक्लेयर करते हैं एक नेशनल असेंबली और वो लोग शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेंगे फ्रांस का, जिसके अंदर ये जो राजा साहब थे इनके पास पावर थी, जो बोल दिया वही होगा, उस चीज़ को लिमिट करा जाएगा। मतलब सही बात और गलत बात भी राजा की लोग सुनेंगे और डिसाइड करेंगे। तो मिरीबू अ नोबल एंड एबी सीज अ प्रीस्ट लेड द थर्ड स्टेट। तो यहाँ पर मिरीबू जो कि एक नोबल पर्सन थे और जो एबी सीज थे जो कि एक प्रीस्ट थे, इनके पास तो आप ये देख सकते हो कि थर्ड कैटेगरी मतलब जो हमारे मिडिल क्लास वाले लोग थे उनकी हेल्प क्यों कर रहे हैं, इनके पास तो स्पेशल राइट्स थे। लेकिन इन लोगों को भी लगा कि जो थर्ड वाले लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, जो थर्ड कैटेगरी थर्ड स्टेट वाले लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो इन लोगों ने भी उनका साथ। तो यहाँ पर while the National Assembly was busy at Versilla drafting a constitution, the rest of the France was in trouble. अब यहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी वो वर्सीला के अंदर ड्राफ्ट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी का जो फ्रांस था वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में था, बहुत दुखी था। सीवियर विंटर डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप्स विच रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द प्राइस। द बेकर ऑल्सो होर्डेड सप्लाईज ऑफ ब्रेड्स फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो लिखा जा रहा था, लेकिन इसी टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। इतना ज़्यादा विंटर हो गया था, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि जितने भी फूड क्रॉप्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो गया था चीज़ों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चीज़ों का प्राइस बढ़ गया था और जो होल्डर थे यहाँ पर जो बेकर्स थे, कुछ उन लोगों ने क्या करा था, होल्डिंग करने की कोशिश करी थी सप्लाईज की। मतलब क्या, उन्होंने सामान को रोक कर क्यों रखा, जिससे कि बाद के समय में वो इस सामान को महंगे प्रॉफिट पर बेच सके। तो यहाँ पर ये भी चीज़ हो रही थी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्ट्रॉम्ड इनटू द शॉप्स। अब क्या हुआ कि बेचारी कुछ औरतें थी जो बाहर क्यूज मतलब लाइन में खड़ी रहती थी बेकरी के बाहर ब्रेड वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर उनको जब नहीं मिलती थी ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा वुमेन को गुस्सा आया और वो लोग दुकानों के अंदर घुसने लगी गुस्से के अंदर। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब यहाँ पर जो किंग थे, राजा थे, इसी समय में उन्होंने सारे जितने भी ट्रूप्स थे, जितनी भी सेना थी, उसको बोला कि आप कहाँ पर चले जाओ, पेरिस के अंदर चले जाओ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली उन्होंने। ऑन 14 जुलाई द एगेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टील। लोग काफ़ी गुस्सा थे, काफ़ी नाराज थे, तो उन्होंने क्या करा, जो बेस्टील एक जगह थी उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ फोड़ मचा दी। बोला भाई अब तुम्हारी हमने बहुत सुन ली, तुम लोग मान नहीं रहे हो बात को, और तोड़ फोड़ मचाना अब लोगों ने शुरू कर दी। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रिप क्रॉप्स थ्रू देयर हायर्ड गैंग्स। अब यहाँ पर एक और अफवाह उड़ने लगी। जो कंट्री साइड थी, कंट्री साइड हम उन्हें बोलते हैं, जैसे गाँव वाँव हो गए, इनको बोलते हैं जनरली। तो कंट्री साइड के अंदर ये अफवाह फैलने लगी कि पूरे गाँव से गाँव के अंदर ये जितने भी लॉर्ड्स हैं वो कुछ क्या करने वाले हैं, मैनोर वाले जो लॉर्ड्स हैं वो जितनी भी फसलें हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाले हैं अपने गैंग्स के साथ। अब वो ऐसा क्यों करने वाले थे? ड्यू टू फियर पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक्ड द कैसल ऑफ नोबल्स, लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनरोल ड्यूज। तो यहाँ पर देखो क्या होना शुरू हुआ, लोग अब डर चुके थे। तो इस डर की वजह से जो पीजेंट्स थे सेवरल डिस्ट्रिक्ट के, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट करा, जो नोबल्स थे, जैसे आप देखते हो ना एमएलए एमपी इस टाइप से वहाँ के पहले नोबल्स हुआ करते थे। तो अब ये जो नोबल्स थे ना, इनके कैसल्स के ऊपर, इनके जो बड़े बड़े कैसल्स बने हुए थे, महल बने हुए थे, इनके ऊपर हमला कर लिया। जो उनका सामान था, जैसे खाने पीने के ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब को लूट लिया और
जो डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि इन्हें कितने कितने पैसे देने हैं किसको, उन सब चीज़ों को, मैनुअल रिव्यूज थे, उन सब रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जला ही दिया कि अब बेटा हमारे रिकॉर्ड ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को कि हमें कितने पैसे देने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट थे, लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। बहुत सारे जो नोबल थे वो अब डर चुके थे, उन्हें लगा भाई हमारे ऊपर तो अब लोग अटैक कर रहे हैं, तो वो अपने घरों की तरफ भागने लगे। बहुत सारे लोग तो नेबरिंग कंट्रीज में भी भाग गए कि भैया हम तो दूसरे देश में जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। अब लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेचारा जो लुई 16 था वो इतना ज्यादा अंडर प्रेशर के अंदर था कि उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ा नेशनल असेंबली को, उसे मानना पड़ा कि ये जो नेशनल असेंबली है इसको मैं मानता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट करता हूं। तो आप देख सकते हो कैसे आम जनता भी गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा सकती है। ऑन 14 अगस्त 1789, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, आप याद करना, यहाँ पर हुआ एक लॉ पास फॉर एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था जो पास हुआ है, अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या था। तो यहाँ पर द मेंबर्स ऑफ द क्लर्की वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। इस सिंपल से लॉ का मतलब ये था कि अब जो लोगों को प्रिविलेजेस मिल रहे थे टैक्स ना देने के, उसको हटा दिया, लोगों की बात मानी गई, सबको इक्वली ट्रीट करा गया। अब जो क्लर्की मतलब जो चर्च वगैरह का काम करते थे उन लोगों को भी टैक्स देने पड़ रहे थे। मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो जो चर्च वाले लोग थे उन्हें भी अब टैक्स देना पड़ रहा है और जो उनकी प्रिविलेजेस हैं वो अब उन्हें गिव अप करने पड़ रहे। टीथ्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। अब क्या हुआ, टीथ्स जो थे उन्हें क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया, और जो लैंड जो चर्च ओन करते थे उन्हें लोगों ने कॉन्फिस्केट कर दिया। इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्फिस्केट मतलब कि उसके ऊपर या तो अपना कब्जा जमा लिया या उसको ऐसे ही कर दिया। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 विच मेन ऑब्जेक्ट वाज टू सेट पावर्स ऑफ मोनार्क। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी उसने कंप्लीट करा अपना ड्राफ्ट ऐसे समझ लो कि आप जैसे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट देते हो या स्कूल में मैम ने कोई होमवर्क दिया है आपको पढ़ने के लिए, तो आप सबसे पहले उसका एक रफ वर्क बना लेते हो। तो यहाँ पर ड्राफ्ट रेडी हुआ, रफ वर्क रेडी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर मेन चीज जो देखी गई वो ये थी कि कैसे ना कैसे करके जो मोनार्क है, मतलब जो राजा साहब हैं, उनकी पावर्स को थोड़ा कम करा जाए, लिमिट कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो वो बोल रहे हैं वो सही हो। अब पावर्स को क्या करा गया, सेपरेट कर दिया गया और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को असाइन कर। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं अभी करंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो अब सारी की सारी पावर उनके हाथ में नहीं है। अगर मान लो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के हाथ में पैसे वाली जो पावर है वो उनके हाथ में है, पैसों के रिलेटेड कोई भी डील करनी है तो वो। डिफेंस के मिनिस्टर, डिफेंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। फिर आप देखोगे कि आईटी मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड के अलग मिनिस्टर हैं। तो ऐसे ही अब यहाँ पर भी हो रहा था। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विच मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब चीज़ों की वजह से जो लेजिस्लेटर थे, एग्जीक्यूटिव थे, जुडिशरी थे, सबने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दी। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ 1791 gave the power of मेकिंग लॉ इन द हैंड्स ऑफ नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने पावर किसको दे दी, लॉज बनाने की, नेशनल असेंबली को। अभी लॉज बनाने की पावर किसके हाथ में थी, किंग के हाथ। किंग ने बोल दिया भाई टैक्स बढ़ेगा, बढ़ गया टैक्स। किंग ने बोल दिया भाई अब ऐसा करना है, सबको अगर पार्टी होगी तो पिंक कलर की ड्रेस पहनोगे। हैं, ये क्या लॉ था, बस बोल दिया किंग ने तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन अब नेशनल असेंबली बनाएगी लॉज को। ये पिंक ड्रेस वाला सिर्फ एक मजाक था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नेशनल असेंबली थी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, मतलब कि जो नेशनल असेंबली के लोग थे इन्हें हम जैसे लोग ही चूज कर कर भेज रहे थे। अब अगर हम इन्हें चूज करके भेजना है तो ये हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। अब ये जो नेशनल असेंबली थी इसे ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स ने क्या करा था, चूज करा था।
जिनको चूज करते थे कुछ एक्टिव सिटीजन। नेशनल असेंबली के लोगों को इलेक्ट करा था बाय ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स ने। अब ये जो इलेक्टोर्स थे इन्हें कौन चूज कर रहे हैं? एक्टिव सिटीजन। आपको बस इस चीज पे ध्यान देना है कि इलेक्टोर्स को कौन चूज कर रहे हैं? एक्टिव सिटीजन। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है यहाँ पर। ये जो एक्टिव सिटीजन थे ना तब, उनमें सिर्फ आदमी लोगों को ही अलाउड था, वो भी 25 ईयर्स से अबव एज के आदमी जो टैक्सेस पे करते हैं इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। मतलब जो टैक्स काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं, 3 days ऑफ लेबर वेज से ये जितना टैक्स पे करते हैं, 25 साल से अबव उनकी उम्र है, और सिर्फ आदमी। मतलब यहाँ पर वुमेन्स को अलाउड नहीं था वोट। द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग मैन और वुमेन थे उन्हें क्या बोल दिया जाता था? पैसिव सिटीजन्स हु हैड नो वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो कहीं हद तक ये भी चीज काफी ज्यादा गलत। कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास ही पावर थी वोट करने की। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम। तो अब ये जो फ्रांस है इसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। उस टाइम पर कैसा था, क्या था फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी भी बात। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर गिवन टू ईच ह्यूमन बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी हमने देखा कि अगर कोई किसी चर्च वाले पर्सन के घर पे पैदा हो रहा था तो उसे टैक्स ना पे करने के लिए जिंदगी भर के लिए ये राइट मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसने क्या राइट दे दिया लोगों को? राइट टू लाइफ। दूसरा राइट फ्रीडम टू स्पीच, वो बोल सकते हैं कुछ। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर था कि हर एक ह्यूमन को जब वो पैदा होगा, फ्रांस के अंदर कोई भी अब नया बच्चा पैदा होगा, उसको सारे राइट्स ये मिलेंगे और ये सारे राइट्स से नहीं लिए जा सकते। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। और इसके अंदर गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि जितने भी ये राइट्स थे ये लोगों को मिले। अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर एक्शन ले और उसकी हेल्प। वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स। द ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल सिंबल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो है जो पॉलिटिकल सिंबल है वो है ब्रोकन चेन। चेन मतलब जो आपने देखा होगा लोहे की होती है जंजीर, टूटी हुई। इससे क्या पता चल रहा था कि एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। अब लोग आजाद हो गए थे, अब वो चेनों के अंदर बंधे हुए नहीं थे। द बंडल ऑफ रॉड्स और थिसिस शो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो यहाँ पर क्या दिखाया था कि जब सब लोग एक साथ हो गए थे तब गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी थी। वो जो राजा साहब थे हमारे, जो सिर्फ अपने आप को सही बोलते थे, अब उन्हें भी लोगों की बात माननी पड़ी। द आई विद द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। तो यहाँ पर ये बोला गया था कि यहाँ पर आई जो थी एक विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, इसे क्या पता चल रहा था? द ऑल सीइंग आई। यहाँ पर ये जो आंख थी ये सब देख रही है, और नॉलेज की उससे इसे हम लोगों ने क्या करा था? सिंबलाइज। कैप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। तो यहाँ पर सिंबल ऑफ इटर्निटी था इसका मतलब। रेड फाइगन कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बीइंग फ्री। तो जब स्लेव फ्री कर दिए जाते थे, आजाद कर दिए जाते थे, तो इस तरीके की वो कैप पहनते थे। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। तो नेशनल कलर ऑफ फ्रांस क्या है? ब्लू, वाइट और रेड, ये आपको याद रखना है। द विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। तो विंग्ड वुमेन को क्या बताया गया था? पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल आर इक्वल बिफोर। तो यहाँ पर लॉ टैबलेट से क्या पता चल रहा था कि लॉ सबके लिए सेम है और सबके लिए इक्वल है। एक बार इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लर्न हो जाए। फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. Louis XVI had signed the constitution. लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया था, लेकिन वो सीक्रेट निगोशिएशंस में थे विद द किंग ऑफ प्रूसिया। तो यहाँ पर लुई 16 के दिमाग में भी कुछ अफलातूनपंती चल रही थी। रूलर ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरिड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस।
and made plans to send troops to stop the revolutionary events taking place. अब यहाँ पर जो चीज़ फ्रांस के अंदर हो रही थी, इसी चीज़ को देखकर और जो कंट्रीज के रूलर थे वो लोग भी घबरा गए। उन्हें लगा भाई यही हमारे साथ भी होने लग जाएगा, तो और देशों के राजाओं ने क्या करा, ट्रूप्स यानी कि अपनी सेना भेज दी इस रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए। इससे पहले ये होता, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर इससे पहले ये सारी चीज़ें होती, इस रिवॉल्यूशन को रोका जाता। नेशनल असेंबली ने वोट करा और डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइंड द आर्मी फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या करा, ज्वाइन करा आर्मी को, हेल्प करी अपने देश की इन लोगों से लड़ने के लिए, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया से। पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। तो यहाँ पर लोगों ने इस वॉर को इस तरीके से देखा कि लोग किंग्स के खिलाफ तो खड़े ही हो रहे थे और एरिस्टोक्रेसीज के भी खिलाफ खड़े हो रहे थे। अब एरिस्टोक्रेसीज का मतलब जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, मतलब जो थोड़े से जिनके पास पैसे ज़्यादा होते थे, उनके खिलाफ भी अब लोग खड़े हो रहे थे। द पेट्रियोटिक सॉन्ग मेर्सिलियास composed by the poet Roget de Lisle was sung for the first time by volunteers from Marseilles as they marched into Paris, which is now the national anthem of France। तो यहाँ पर ये जो पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया था, अब ये नेशनल एंथम बन चुका है। मेर्सिलीज जो था सॉन्ग फ्रांस की नेशनल एंथम भी अब ये बन चुका। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द रिवोल्यूशनरी वॉर्स brought losses and economic difficulties to people। अब यहाँ पर जो ये पूरी लड़ाई हो रही थी, पूरी जंग हो रही थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी देखने को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, वो यही थी कि इसका सिंपल मतलब ये है, जो अभी यहाँ पर इस पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया है, कि जो रिच लोग थे सिर्फ उन्हें ही अलाउड था वोट देना। तो ये कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, जहां पर लोगों ने क्या करा, डिस्कस करा गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में, जो भी गवर्नमेंट चीज़ें ला रही थी, जो भी लॉ ला रही थी, और उन लोगों ने प्लान करा कि किस तरीके से वो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट होंगे या फिर इस चीज़ का साथ देंगे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स फॉर जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स एक बहुत सक्सेसफुल क्लब था इन सब क्लब्स के अंदर। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सच एज स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियंस एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। द लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेरी। तो यहाँ पर एक चीज़ थी, जो ये जैकोबिन क्लब था, मोस्टली इसके अंदर गरीब लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, जैसे कि छोटे मोटे शॉपकीपर हो गए, आर्टिशियंस हो गए और सर्वेंट्स हो गए, ये सब लोग थे, और डेली वेज वर्कर्स, ये सब लोग थे इस ग्रुप के अंदर। इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबिस्पेरी। ठीक है, अब जैकोबिन स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। इन लोगों ने क्या करा, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनना शुरू करा। केम टू नोन एज सेंसुलोट्स। अजीब सा ये कुछ नाम है, इस तरीके के इन्होंने कपड़े पहनना शुरू करा। लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ का मतलब ये बताया कि दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो इनके मतलब कपड़े थे, उनका मतलब ये था। इन द समर ऑफ 1792, the Jacobins planned a revolt of large number of the people of Paris who were angered by short supplies and high prices of food। तो यहाँ पर 1792 की गर्मियों में देखा गया कि जो जैकोबिन्स थे, इन्होंने प्लान करा एक रिवॉल्ट, जिसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे फ्रांस के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन लोगों ने बोला, यार ये जो शॉर्ट सप्लाईज हो रही है, खाने पीने की चीज़ें इतनी कम हैं और इतनी महंगी होती जा रही हैं, इसके खिलाफ भी आवाज़ हमें उठानी ही पड़ेगी। अगस्त 10 को दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द ट्यूलिराइस, मैस्कर्ड द किंग्स
guards and held the king himself as hostage for several hours. अब यहाँ पर क्या हुआ, 10 अगस्त को होता है कि जो पैलेस था, जो राजमहल था प्यूली राइस का, इसको इन लोगों ने क्या करा, जैकोबिन्स वाले ग्रुप के जो लोग थे, इन लोगों ने इस पूरे के पूरे कब्जा लिया, इस पैलेस को, एक तरीके से इस महल को कब्जा लिया, और जो किंग के गार्ड थे उन सबको मार वार दिया, भगा दिया वहां से। जो किंग था उसको एज अ हॉस्टेज, बंधक बना के रख लिया इन्होंने। सोचो बेचारे राजा की क्या हालत हो रही, बहुत घंटों तक इसे बंधक बना के। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शंस वर हेल्ड। तो यहाँ पर जो रॉयल फैमिली थी इसको इम्प्रिजन करा असेंबली ने वोट करके, और इलेक्शंस शुरू हो। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट्स टू वोट। अब यहाँ पर क्या चेंज आया कि जो 21 ईयर्स के मैन थे, मतलब 21 साल से अबव एज के लोग अब वोट दे सकते थे, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, चाहे वो कितना भी टैक्स दे रहे हो या फिर बिल्कुल भी टैक्स ना दे रहे हो, उनके पास राइट था वोट करने का। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अब बहुत बड़ा चेंज आया। अब द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। तो ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी इसको बोला गया था कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबॉलिश द मॉनिकी एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। अब यहाँ पर मॉनिकी क्या हो गई थी, एबॉलिश हो गई थी। मतलब क्या, सिंपली जो राजा साहब थे उनका राज खत्म हो गया। अब फ्रांस को कोई एक रूलर रूल नहीं करेगा, और फ्रांस अब बन गया था रिपब्लिक। बहुत इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। अब जो ये लुइस 16 थे भाई साहब, बेचारे राजा, एक तो इनके पास पैसा भी नहीं था, लास्ट में देखो बेचारे को क्या पनिशमेंट मिली। जो कोर्ट था उसने इसको क्या कर दिया, सेंटेंस दे दी, बेचारे को मार दिया। किस वजह से, ट्रीजन मतलब कुछ धोखाधड़ी के चार्जेस के अंदर इसने कुछ धोखाधड़ी करी होगी, उसकी वजह से बेचारे लुई 16 को मार दिया। द क्वीन मैरी एंटोनिएट met with the same fate shortly after। अब ये जो बेचारी क्वीन थी इसके साथ भी कुछ समय बाद ऐसे का ऐसा ही हुआ। यार ये बड़ा बेचारों को, लास्ट वाले राजा के साथ बड़ा अन्याय हुआ, पैसा भी नहीं था और बेचारे को मार भी दी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले फटाफट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो क्वेश्चन है, जो लुइस 16 था उसकी डेथ का क्या रीजन था? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। इस वीडियो को लाइक जरूर करो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो जो पीरियड था फ्रॉम 1793 टू 1794, इसको रेफर करा गया था एज रेन ऑफ टेरर। तो यहाँ पर जो रोबेस्पायर था वो पॉलिसीज को काफ़ी ज़्यादा सिवियरली कंट्रोल करता था और पनिशमेंट देता था। तो उस समय का ये लीडर था, ठीक है। और इस समय को रेन ऑफ टेरर इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय लोग काफ़ी ज़्यादा डर कर रहा करते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट थी। ऑल हिज एनिमीज, एक्स नोबल्स, क्लेर्गी, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and gallonated। तो यहाँ पर देखो, जो भी एक्स नोबल्स थे, एनिमीज थे, क्लेर्गी थे, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे, इन सबको वो क्या कर देता था, अरेस्ट कर देता था। रीजन क्या था? मान लो अगर इसने कोई रूल बनाया, उस रूल से कोई एग्री नहीं कर रहा, तो उठाकर इसको जेल में बंद कर दो। कुछ लोगों को तो जिंदगी भर के लिए सजा हो जाती थी जेल की, और कुछ लोगों का गला भी काट दिया जाता था। तो गैल्यूटेड का मतलब यही होता है कि गला काट देना। रोबेस्पायर की गवर्नमेंट थी, उसने कुछ न्यूज लॉ इशू करे, बनाए, प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। तो यहाँ पर मीट और जो ब्रेड था उनको राशन कर दिया गया, मतलब सब लोग इनको आसानी से खरीद सके, इस तरीके का इनका प्राइस कर दिया गया। Peasants were forced to transport their grain to cities and sell it at price fixed by government। तो जो peasants थे, मतलब जो लोग ये आपके अनाज वगैरह की पूर्ति करा करते थे, उनको फोर्स करा गया। उनको बोला गया, भाई तुम्हें जो भी पूरे ग्रेन्स है, जो भी खाने पीने के ग्रेन्स है, इनको सिटीज तक ले जाना, शहरों तक ले जाना है, और वहां पर तुम्हें सेल करना है इन्हें एट प्राइजेस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइस फिक्स करा था उसी पे सेल करना। मान लो अगर कोई पीजेंट चाहता है, वो उसके पास गेहूं है,
जिनको मतलब उगाने में उसका 100 रुपये खर्चा आया, तो वो चाहता है कि मैं इनको 120 रुपीज़ का सेल करूँ इस गेहूँ को, तो वो उनको 120 रुपीज़ का सेल नहीं कर सकता था। गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस करा हुआ था, मान लो 100 रुपीज़ या 90 रुपीज़, उसी पे उसे सेल करना पड़ता था। द यूज़ ऑफ मोर expensive white flour was forbidden and all citizens were required to eat the equality bread or loaf made of whole wheat। तो यहाँ पर वाइट फ्लोर जो होता है, जिसे हम लोग मैदा बोलते हैं, मैदे की ब्रेड उस समय लगभग बैन हो गई थी। सारे सिटीजन्स को बोला गया था कि एक इक्वलिटी ब्रेड आती है जो कि लगभग होल व्हीट की बनी होती है, आटे की बनी हुई होती है, वो चीज़ खाओ। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी सिटीजन्स को फोर्स करा जा रहा था। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सूअर एंड मदाम, all French men and women were addressed at citoyen and citoyenne। तो यहाँ पर जो मॉस्यूर होता है, सर को बोलते हैं हम लोग मॉस्यूर फ्रेंच के अंदर, मदाम बोलते हैं मैडम को। तो पहले मॉस्यूर और मैडम बोल के एक दूसरे को लोग बुला करते थे, लेकिन अब जितने भी फ्रेंच मैन और वुमेन थे इनको एड्रेस करा जा रहा था सिटियन एंड सिटियनी, मतलब सिटीजन, सीधे इनको सिटीजन बोला जा रहा था। चर्चेज वर शट डाउन, चर्चेज को बंद कर दिया गया था। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस, चर्चेज की बिल्डिंग्स को बैरक्स बना दिया गया था या फिर ऑफिसेस। रॉबेस्पियर परस्यूडेड हिज पॉलिसीज सो हार्शली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। अब जो रॉबेस्पियर था भाई साहब, इतना स्ट्रिक्ट पर्सन था, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी इसकी कि जो उसके सपोर्टर थे वो तक घबरा गए थे। वो लोग भी बोल रहे थे भाई इतना भी स्ट्रिक्ट मत हो, इतने भी स्ट्रिक्ट रूल मत बना। तो इस चीज़ को लेकर लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे करके वो लोग भी जो इसके सपोर्टर थे वो भी डिमांड कर रहे थे मॉडरेशन का। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू गैल्यूटाइन। तो यहाँ पर देखो, गैल्यूटाइन का मतलब ये होता है कि अब उसकी बेचारे की इसकी भी गर्दन काट कर इसको भी मार दिया गया। तो मतलब यार फ्रांस में राजा बनना या एक रूलर बनना सबसे खतरे की बात है। ये तो रूलर नहीं था लेकिन फिर भी बेचारे को मार दिया गया था क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा ही हार्शली पॉलिसीज़ को बनाया था। तो गैलिटियन इज अ डिवाइस कंटेनिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच अ पर्सन इज beheaded। तो एक तरीके का डिवाइस होता है जिससे कि एक आदमी की गर्दन काट दी जाती। इसको बनाया था डॉक्टर गैल्यूटीन ने। अब इन भाई साहब ने इस मशीन को बनाया था, इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम भी गैल्यूटाइन रख दिया था, गिलोटीन रख दिया था। ठीक है, तो आपको पता चला इस नए डिवाइस के बारे में और कैसे कन्विक्ट हुआ था रॉबेस्पियर उसके बारे में। A directory rules France. A new constitution was introduced which denied the vote to non-proprietary sections of society. It provided for 2 elected legislative councils which then appointed a directory and executive made up of 5 members. The directory often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्ट। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक डायरेक्टरी रूल भी लाया गया फ्रांस के अंदर, लेकिन ये क्या था, ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। बेसिकली इसमें क्या था कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी जिनको अपॉइंट करती थी डायरेक्टरी, और एग्जीक्यूटिव होते थे कुछ जो लगभग 5 मेंबर्स के होते। तो जनरली ये देखने को मिला कि जो डायरेक्टर्स थे ये ऑफन क्लैश होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से, इनमें बहस होती रहती थी और इसकी वजह से चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। फाइनली क्या हुआ कि एक डिक्टेटर थे भाई साहब जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं ये। इन भाई साहब का क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटर थे, इनका जन्म हुआ इस क्लैश की वजह से, लेजिस्लेटिव और डायरेक्टर्स के क्लैश के, डायरेक्टरी क्लैश की वजह से। फिर बात करते हैं वुमेन रिवोल्यूशन की। From the very beginning, women were active participants in revolution। अब जो वुमेन्स थी ना, ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी रिवोल्यूशन के अंदर। ये जो पूरा चेंज आया था इसके अंदर शुरू से ही वुमेन्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था। ठीक है, दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड परसुएस द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ।
अब वुमेन्स की एक उम्मीद थी, देखो वो पार्टिसिपेट क्यों कर रही थी, वो भी ये चाहती थी कि जो भी गवर्नमेंट बने या फिर जो भी नया चेंज आए उसके अंदर उनकी भी लाइफ इंप्रूव हो, उनको भी वोट करने का राइट मिले। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग एज लॉन्ड्रेसेस, सेलर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ प्रॉस्परस पीपल। अब जो ये थर्ड स्टेट की वुमेन्स, जो हमने बात करा था ना मिडिल क्लास वाली या थोड़े गरीब, इन लोगों की जो वुमेन्स हुआ करती थी इस स्टेट की, इनको या तो लॉन्ड्री का काम करना पड़ता था, ठीक है, धोबिन का, या सेलर्स का, कुछ बेचने वाले जो लोग होते हैं, या डोमेस्टिक सर्वेंट, नौकर का। तो ये काम वुमेन्स को करने पड़ रहे, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब। यहाँ पर ज्यादातर औरतों को एजुकेशन और जॉब तक का भी एक्सेस नहीं था, उनको पढ़ने लिखने का भी एक्सेस नहीं था। टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर वुमेन्स ने क्या करा, अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम। तो यहाँ पर ये जो दो ग्रुप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। कौन कौन सा? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और दूसरा है रिपब्लिकन वुमेन, और ये बहुत फेमस हो गए बात। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था ना 1791 का, इसके अंदर देखो सिंपली क्या अलाउ कर दिया था कि मेल्स वोट कर सकते, आदमी लोग वोट कर सकते हैं, और वुमेन्स को पैसिव सिटीजन डिस्कस करा था। एक्टिव सिटीजन वो होता है जो वोटिंग जिसके पास राइट होता है। वुमेन के पास, बिचारियों के पास अभी भी वुमेन्स के पास वोटिंग राइट नहीं था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, तो वो डिमांड करती हैं अपना राइट टू वोट का, कि भाई हमें डिमांड है हमारी कि हमें वोट देने की आज़ादी हो। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, असेंबली के अंदर भी उन्हें इलेक्ट करा जाए। असेंबली कहाँ, जहाँ पर ये सारे लॉज बनाए जाते थे, डिस्कस होते। एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, तो पॉलिटिकल ऑफिस मतलब इनको भी कुछ पद मिले पॉलिटिक्स के लिए, इनको भी कुछ संभालने को मिले, कहीं पर रूल करने को मिले। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ लॉज लेकर आई जिससे कि वुमेन्स की जिंदगी अच्छी हुई। तो इन्होंने क्या करा, स्टेट स्कूल्स बनाए जिसके अंदर स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, सारी लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी था। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। यहाँ पर एक और लॉ था कि किसी भी औरत के फादर या किसी भी लड़की के फादर उसे फोर्स नहीं कर सकते थे कि तुम्हें शादी करनी है और तुम शादी करो। तो यहाँ पर ये भी अब एक तरीके से लॉ बन चुका था। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। तो यहाँ पर मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करने लगे, पूरा एक प्रॉपर तरीके से मैरिज को डील करा। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया, और डाइवोर्स को दोनों मैन और वुमेन अप्लाई कर सकते थे। अच्छा, पहले क्या होता था, देखो सिंपल सी बात है कि पहले ये होता था कि डाइवोर्स के लिए मैन ही अप्लाई करते थे, लेकिन अब वुमेन्स को भी राइट। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, और अब वुमेन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी, यहां तक कि एक छोटा सा बिजनेस भी चला सकती। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब वो जो रेन ऑफ टेरर था, आपको पता है कि वो जो अजीब सा नया रूलर बना था जिसको लोगों ने चूज करा था, तो एक तरीके से उसने सारी जो खतरनाक चीज़ें करी थी उसके अंदर उसने वुमेन्स क्लब को भी बैन करा था। की लिस्ट में एक ये भी चीज़। मैनी प्रोमिनिएंट वुमेन वर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड। क्या करा था, बहुत सारी औरतों को उसने अरेस्ट भी कर लिया था और कुछ औरतों को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया था, मार भी दिया था। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए कि 1946 के अंदर आप देख रहे हो कितना टाइम लग गया वुमेन्स को राइट टू वोट मिलने, बहुत टाइम लगा है। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। व्हेन डिड द वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट? सिंपल सा आंसर है 1946। डेट इंपॉर्टेंट है ये। द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी आप जानते हो क्या होती है, लोगों से मजदूरी कराई जाती है, का अंत हो गया था। द अनविलिंगनेस of European to go and work in the colonies in the Caribbean, which were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo,
sugar and coffee created a shortage of laborers on the plantation. Thus the slave trade began in the 7th century. अब क्या हुआ था कि स्लेव ट्रेड हो रहा था. स्लेव ट्रेड के अंदर क्या होता था, कुछ लोगों को खरीद लिया जाता था और उनसे काम कराया जाता. सिंपल सी बात यह है, स्लेव्स वो होते थे. तो अब इस चीज को क्या हुआ, धीरे धीरे करके खत्म करने की कोशिश करी, क्योंकि जिन लोगों को खरीदा और बेचा जा रहा था वो कोई सामान थोड़ना थे. आपने उन्हें बाय कर लिया और फिर बाय करके आप बोल रहे हो कि ये तो इसको मैंने खरीदा, ये मेरा नौकर है, ये काम करेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उन लोगों को भी तो कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए. तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात है. फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम देयर पोर्ट्स टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल शिफ्टन्स. तो अब क्या होता था, जो फ्रेंच खरीदा और बेचा जा रहा था वो कोई सामान थोड़ना थे. आपने उन्हें बाय कर लिया और फिर बाय करके आप बोल रहे हो कि ये तो इसको मैंने खरीदा, ये मेरा नौकर है, ये काम करेगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. उन लोगों को भी तो कुछ आज़ादी मिलनी चाहिए. तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात है. फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम देयर पोर्ट्स टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट, ये खरीद लिया करते थे. ब्रांडेड एंड शेकल्ड द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू कैरिबियन. अब यहाँ से लगभग 3 महीने की इन स्लेव्स की जर्नी शुरू होती थी. इनको बहुत अच्छे से बिठाया जाता था बस के अंदर नहीं, सॉरी, शिप के अंदर. और शिप के अंदर इन्हें बढ़िया से बिठाकर भेज दिया जाता था और फिर अब इनको रेडी करा जाता था किसके लिए, काम के लिए. दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स. इनको सोल्ड कर दिया जाता था, बेच दिया जाता था जो प्लांटेशन के ओनर होते. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो. अब यहाँ पर देखो, जो ये स्लेव लेबर थी, ये जो लोग खरीदे जाते, इनको सिर्फ खाना खिलाया जाता था, कपड़े भी प्रॉपर्ली नहीं दिए जाते, इनको कोई भी राइट नहीं था, दिन और रात इनसे काम करवाया जाता था. इसी वजह से जो यूरोप के अंदर डिमांड थी सामान की, जैसे शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो, इन सब चीज़ों की डिमांड को पूरा इन लोगों से एक्स्ट्रा काम करा के इन लोगों को टॉर्चर कर. पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डियोक्स एंड नेंटेस owned their economic prosperity to the flourishing slave trade. अब ये जो 2 हमारी सिटीज हैं, ये देखो, इनका मतलब धंधा ही ये जो स्लेव्स हैं ये थे. मतलब इन स्लेव्स के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा था, इन स्लेव्स को जो ट्रेड करा जा रहा था, बेचा जा रहा था, उसी से ये लोग पैसा कमा रहे थे ज़्यादातर. तो यहाँ पर ये स्लेव्स को बेच के पैसा कमा रहे थे. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स फॉर about whether the rights of men should be extended to all French subjects including those in colonies. अब यहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स होने लगी इस चीज़ को लेके कि जो लोग फ्रांस के हैं, यानी कि जो लोग फ्रेंच हैं, क्या सिर्फ उन्हें ही राइट मिलना चाहिए सारी चीज़ों का, जो फ्रेंच कॉलोनीज़ के अंदर रहते हैं उन्हें ही राइट मिलना चाहिए या बाकियों को भी मिलना चाहिए. तो यहाँ पर कोई भी लॉ पास नहीं होता कि जो बिजनेसमैन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन करेंगे, बोलेंगे अरे भाई गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग, हम तो पैसा कमा रहे हैं स्लेव्स को बेच के. तो यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा सा डर गई और उसने कोई भी लॉ पास नहीं करा जिससे कि जो स्लेव्स हैं वो बचा ली. हुज इनकम डिपेंड ऑन स्लेव ट्रेड. तो जैकोबिन की जब रिजीम हुई 1794 के अंदर, तो उसने अबॉलिश कर दिया स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनी. जो फ्रांस की बहुत सारी जगहें थी, वहाँ पर उसने कंप्लीटली बैन कर दिया. देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पता होनी चाहिए आपको कौन सी डेट है, 1794. ये आपको डेट याद रखनी है. इस दिन अबॉलिश हुआ था क्या, स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज. ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, तो आपको बताना है कब, 1794. और किसकी रिजीम के अंडर, जैकोबिन की रिजीम के अंडर. देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको साइड बाय साइड ही बताते जा रहा हूँ. हाउएवर 10 years लेटर नेपोलियन री-इंट्रोड्यूस स्लेवरी. लेकिन जो ये नेपोलियन था, नया रूलर, ने फिर दोबारा से री-इंट्रोड्यूस कर दी थी स्लेवरी. स्लेवरी वॉज फाइनली एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848. तो जो फर्स्ट टाइम स्लेवरी एबॉलिश हुई थी वो थी 1794 के अंदर, लेकिन जब फाइनली स्लेवरी एबॉलिश हुई तो वो था 1848 का टाइम. तो देख लो, ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना. चलो, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. रिवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ. आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789,
was the abolition of censorship. The Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspaper, pamphlet, books, and printed picture flooded the towns of France, from where they traveled rapidly to the countryside and described and discussed the events and changes taking place in France. Songs plays करना, festive processions attracted large number of people. बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से attract, which was one they could grasp and identify with ideas such as liberty और justice. अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ कि एवरीडे लाइफ के अंदर लोगों के बहुत सारे चेंज आने लगे. अब लोगों को बोलने की आज़ादी थी, हर कोई अपनी बात रख रहा था. न्यूज़पेपर के अंदर भी सारी चीज़ें लिखी जा रही थी. गवर्नमेंट सही करती थी तो उसके लिए लिखा जाता था, गलत करती थी तो लिखा जाता था. तो यहाँ पर जो छोटे मोटे कंट्री साइड के गाँव थे उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन जाने लगी. प्लेस करे जाने लगे, प्लेस मतलब नाटक, गाने गाए लोगों ने अपनी मर्जी के. तो यहाँ पर एक तरीके से फेस्टिव ऐसा लगने लगा कि कुछ मतलब त्योहार का सीजन सा बनने लगा है, लिबर्टी और जस्टिस को सेलिब्रेट. तो एक तरीके से लिबर्टी और जस्टिस हर चीज में अब दिखने लगी. राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. अब बात करते हैं भाई ये खतरनाक इंसान के बारे में. आफ्टर द एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. तो डायरेक्टरी जिसकी हमने बात करी थी, जो लोग नाकाबिल हो गए थे रूल करने के, ये लोग रूल कर रहे थे आफ्टर द एंड ऑफ द रेन ऑफ टेरर. रेन ऑफ टेरर के बाद इन लोगों ने क्या करा था, रूल करा था. लेकिन इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. यहाँ पर क्या हुआ कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये एक पर्सन था आर्मी का. उसने बोला कि भाई अब से मैं हूँ एम्पायरर ऑफ फ्रांस, मैं फ्रांस के ऊपर राज करूँगा. देखो तुम लोगों ने जो ये चांस दिया था इस चीज़ को कि लोग सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट को, ये तो अच्छे से वर्क कर ही नहीं. देखा था ना रेन ऑफ टेरर के अंदर क्या हुआ था. और फिर ये डायरेक्टरी ने संभाला, ये भी ढंग से नहीं संभाल पाई. गवर्नमेंट जो थी ये कुछ रूल्स ही नहीं बना पाते थे क्योंकि लड़ते ही रहते थे ये लोग एक दूसरे से. तो फाइनली नेपोलियन ने बोला कि मैं राज करूंगा और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे रूल करा जाता है. ही कॉन्कर्ड मैनी नेबरिंग कंट्रीज. उसने बहुत सारी जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको कॉन्कर करा, उनके ऊपर विजय पाई. प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑन द क्राउन. और अपने ही घर के लोगों को क्या करा, क्राउन मतलब कि अपने ही घर के लोगों को राजा महाराजा ऐसे ऐसे पोस्ट देने लगा, अच्छी अच्छी पोस्ट देने लगा. नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. नेपोलियन को ऐसा लगने लगा कि मैं एक मॉडर्नाइजर हूँ, मैं बहुत बड़ा चेंज ला रहा हूँ, मैं बदलाव ला रहा हूँ यूरोप के अंदर. ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. बहुत सारे उसने लॉ लेकर आए, जैसे कि एक लॉ था जिसका नाम है प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स, मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम. ऐसे बहुत सारे चेंजेस वो लेकर आया. इनिशियली मैनी वेलकम नेपोलियन एज अ लिबरेटर. बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को सबसे पहले शुरू में वेलकम करा, बोला हाँ भाई सही लग रहा है, ये बंदा तो सही से रूल कर रहा है. हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल. और लोगों को ये भी लगने लगा कि यही बंदा हमें आज़ादी दिलाएगा. लेकिन जो नेपोलिक आर्मीज थी वो लोग हर जगह एज अ इन्वेडिंग फोर्स देखी जाने लगी. कुछ समय बाद हर जगह दखल अंदाजी देने लग गए, हर जगह एक तरीके से हमला सा, अटैक सा करने लगे. ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815. तो नेपोलियन कब डिफीट हुआ था, नेपोलियन 1815 के अंदर डिफीट हुआ था. एट विच प्लेस, एट वाटरलू. इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मार्क कर दिया मैं. नेक्स्ट, लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लास्ट पॉइंट. तो अब क्या था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमें क्यों पढ़ना पड़ा. देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने देखा कैसे फ्रांस के लोग इंस्पायर हुए अमेरिका से. उन्होंने भी अपने देश के अंदर रिवॉल्यूशन लाने के लिए इतनी सारी जंग लड़ी. हमारे देश के अंदर भी ऐसे ही हुआ था. तो अभी हम अपने देश के बारे में भी पढ़ेंगे. द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखने को मिलती है वो ये है लिबर्टी. मतलब लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, कि हम लोगों को वोट करने की आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करा जाए. इन सब चीज़ों को लेकर लोगों ने जो जंग छेड़ी थी वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखने को मिलती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. द स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th century वर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबॉलिश्ड. और एक और चीज़,
जो उल्टे सीधे सिस्टम्स थे, मतलब उल्टे सीधे सिस्टम क्या बनाए हुए थे, जैसे फर्स्ट स्टेट के लोग थे, सेकंड स्टेट के लोग थे। फर्स्ट स्टेट के वो चर्च वाले लोग जिनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, सेकंड वाले को भी नहीं टैक्स देना पड़ रहा, बेचारे थर्ड वाले वो स्टेट के ही टैक्स लोग टैक्स देते जा रहे हैं। तो उस चीज़ को भी एबॉलिश करा गया, ख़त्म करा गया। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने सीखी। इन्हीं सब आइडियाज़ को अडॉप्ट करा हमारे इंडियन रिवोल्यूशनरी स्ट्रगलर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे इंडियन रिवोल्यूशनरी स्ट्रगलर्स हैं उन्होंने इन सब आइडिया से इंस्पायर हुए। जैसे फ्रांस इंस्पायर हुआ था अमेरिका से, ऐसे ही इंडिया के रिवोल्यूशनरी इंस्पायर हुए फ्रांस। टीपू सुल्तान है उनमें से एक। साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर राजा राम मोहन रॉय। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है राम मोहन रॉय जी, और आपको बताना है इन्होंने क्या चीज एबॉलिश करी। अगर आप बता सकते हो कौन सी प्रथा थी जिसे इन्होंने एबॉलिश करा था, तो मैं मतलब आपके लिए तो क्लैपिंग कर दूं। फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन सी ऐसी प्रथा थी जिसे राजा राम मोहन रॉय ने क्या करा था, खत्म करा था। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बीच बीच में कवर करे हैं, और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, मेंबर बन जाओ हमें सपोर्ट करने के लिए, जिससे और वीडियोस हम आगे फ्यूचर में बना सकें, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन उससे पहले फटाफट ज्वाइन कर लो चैनल को, एंड बाय बाय टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।